जैसे आपको पता है कि कक्षाएं चल रही हैं, नियमित कक्षाएं चल रही हैं गीतांजलि क्लासेस पर, तो उसी क्रम में आप क्या पढ़ रहे थे? हमने देखिएगा जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी चर्चाएं हैं, जितने भी काल है, शून्य काल है ना, प्रश्न काल है ना, वो सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हमें समितियां पढ़नी है, जो संसद की समितियां होती हैं, आज उनके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, देखिएगा जो समितियां होती हैं वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुनिएगा पहले ध्यान से। जो समितियां होती हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तव में जो संसद होती है उसका अधिकांश कार्य किसके द्वारा क्या कराया जाता है? तो उसका अधिकांश कार्य समिति के द्वारा किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझे? जो ये समितियां होती हैं, इन समितियों को ही लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संसद, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या हो रहा है, जितना भी कार्य हो रहा है अधिकांश वह इन समितियों के द्वारा ही कराया जाता है। अब दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि जो समितियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्थायी और एक होता है तदर्थ। एक होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है तदर्थ समिति। अब जो स्थायी समिति होती है उसे स्थायी समिति क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो समय होता है वह निश्चित होता है, यानी कि 1 वर्ष होगा या कोई निश्चित समय उनको दे दिया गया होगा। तदर्थ समिति क्या होती है? यानी कि जब जरूरत पड़ती है, जब आवश्यकता पड़ती है, तो तब तदर्थ समिति का निर्माण कराया जाता है। क्लियर है? जैसे ही काम हुआ, जैसे काम समिति ने समाप्त किया, वह समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर है? कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि जो समितियां हैं, समितियों का जो प्रमाण है, प्राचीन प्रमाण किस काल में मिलता है? तो भैया वैदिक काल में। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? किस काल में मिलता है? सभा और समिति का शब्द का उल्लेख भी किया गया है ऋग्वेद में। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बता रहे हैं आपको। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि वर्तमान में कब हुआ और प्राचीन में कब हुआ? तो प्राचीन में कब हुआ? प्राचीन में हुआ कब? ऋग वैदिक काल में। पॉइंट क्लियर है? और प्राचीन में हम आपको पढ़ाएंगे ये भी। ठीक है, आइएगा स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। ठीक है, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है, चलिए आइएगा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा संसदीय समिति। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि संसद अपना अधिकतर कार्य समितियों के माध्यम से करती है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अतः, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अतः संसदीय समितियों या समितियां वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान व्यवस्था का, ये शब्द आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अपरिहार्य व अभिन्न, इन दोनों को अंडरलाइन करिएगा, अभिन्न अंग है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? अभिन्न अंग है, क्योंकि अधिकांश कार्य किसके द्वारा हो रहा है? समितियों के द्वारा हो रहा है। अगला फैक्ट लिखिएगा, वर्तमान में, या इसको आप ऐसे करके लिखिएगा कि संसद विधायी कार्यों को संपन्न कराने और कार्यपालिका पर, जो आप लिखेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों
के माध्यम से करती है। इन समितियों के माध्यम से करती है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि संसद के जो विधायी कार्य हैं, कानून बनाने वाले कार्य हैं, उनको संपर्क करने, और जो कार्यपालिका है, देखिएगा आपको पता ही है विधायिका अलग और कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो किसका, विधायी कार्यों को और कार्यपालिका, उसका कार्य ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से ही किया जाता है। अगला फैक्ट लिखिएगा कि वर्तमान काल में, प्राचीन काल में तो हमने बताया था आपको कि ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद से चली आ रही है। तो वर्तमान काल में इनका विकास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब आपको यह बताना है कि सचिव कौन है और वायसराय कौन है, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा हुआ। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एक मिनट नोट करिएगा। तो पॉइंट क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में समिति के शासक कहां मिलते हैं, तो वैदिक काल में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? वैदिक काल में। लेकिन वर्तमान काल में किससे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से क्या हुआ, इसका विकास हुआ। इसी में लिखिएगा, कोमा लगा के लिखना है, कोमा लगा के लिखिएगा कि संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद समितियां एक प्रकार से, इसे इन्वर्टेड कोमास में लिखिएगा और अंडरलाइन भी करिएगा, लघु संसद। हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि इसको लघु संसद भी, इन समितियों को क्या कहा जाता है, लघु संसद, क्योंकि इनके द्वारा ही तो कार्य हो रहा है। लघु संसद के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 118(1) में क्या कहा गया है, इसी के तहत तो इसका गठन किया गया। प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 118 के तहत गठन किया गया। पॉइंट क्लियर है? अब गठन क्यों किया गया उसको समझिएगा, यहां पर हेडिंग बना लीजिएगा, क्यों, गठन क्यों किया गया, ठीक है। देखिएगा, लिखिएगा कि संसद के अंतर्गत निर्मित प्रक्रियाएं तथा कार्य संचालन दोनों का अंडरलाइन करना है कि संसद के अंतर्गत निर्मित प्रक्रियाएं और कार्य संचालन के नियमों के तहत किया गया। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आपसे प्रश्न ये भी बनता है, इसको रफ कर देते हैं कि जो संसदीय समितियां हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि 2 प्रकार की होती हैं। एक को क्या कहा जाता है, स्थायी समितियां, और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है तदर्थ समिति। यानी कि आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो एक नई समिति का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है, और जब तक वह कार्य समाप्त करती है ना, जब वह समाप्त कर देती है तो उस समिति को समाप्त कर दिया जाता है। तो हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकार,
समितियों के प्रकार। तो दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं लिख लीजिएगा। एक होती है आपकी स्थायी समिति, स्थायी समिति होती है, ठीक है। एक कौन सी होती है, एक होती है तदर्थ समिति, तदर्थ समिति होती है। अब जो स्थायी समिति होती है, इससे स्थायी क्यों कहा गया, क्योंकि इसका समय निश्चित होता है। क्या होता है, इसका समय निश्चित होता है, यानी कि 1 वर्ष होता है, या करके लिखता है, या निश्चित समय के लिए, या निश्चित समय के लिए गठन किया जाता है। जबकि जो तदर्थ समिति होती है, ये आवश्यकता अनुसार कार्य समाप्त करके तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करके इसका अंत कर दिया जाता है, इसका अंत कर दिया जाता है। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, पहली स्थायी समिति, स्थायी समिति। अब स्थायी समिति के अंतर्गत देखिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, स्थायी समिति को कार्य के आधार पर बांटा गया है। किनके आधार पर, कार्यों के आधार पर। पॉइंट क्लियर है, तो लिखिएगा कि स्थायी समिति को कार्यों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे हम एग्जांपल देंगे, एग्जांपल लिख लीजिएगा, वित्तीय समितियां। दूसरी लिखिएगा बी, क्या होती है, विषयगत। क्या होती है, इसे विभागीय भी बोलते हैं, दोनों पॉइंट लिखने हैं। विषयगत, या इसे क्या बोलते हैं, विभागीय, विभागीय समिति। क्लियर पॉइंट। तीसरी है आपकी, सी लिखिएगा, जांच समिति। कौन सी, जांच समिति। वह जांच ही करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, जांच समिति कहा गया है। और चौथी लिखिएगा डी, सदन की समिति, सदन की समितियां। और सबसे इंपॉर्टेंट है छानबीन समिति, है ना। आपकी ई कौन सी बनेगी, छानबीन समितियां। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आज हम 3 समितियों पर चर्चा करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, है ना। प्रॉब्लम होती होगी आपको, है ना, तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम 3 समितियां ही पढ़ लेंगे। लास्ट की दो समितियां हैं, संसद की समितियां और छानबीन समितियां, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलेगा, तो हेडिंग बना लीजिएगा, है ना, हेडिंग बना लीजिएगा, वित्तीय समितियां, क्योंकि वित्तीय समितियां के अंतर्गत भी बहुत सारी समितियां आती हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, ए, वित्तीय समितियां, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति हो गया है, वित्तीय समिति हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। प्राक्कलन समिति हो गया है, पूछा जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। लोक सरकारी उपक्रम समिति होती है, ठीक है। आइएगा स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। वित्तीय समिति में लिखिएगा, सबसे पहली आप नोट आउट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले करिएगा प्राक्कलन समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, प्राक्कलन समिति। ये वास्तव में क्या है, एक स्थायी समिति है। स्थायी समितियों में जो आप बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, सबसे बड़ी, पूछा जाता है, ये फैक्ट पूछा जाता है इससे कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो स्थायी समिति यो में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है। इसी में ही कोमा लगा के लिखिएगा, इसका गठन कब किया गया, तो गठन
किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो लिख लीजिएगा, गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो लोकसभा की सिफारिश पे हुआ था। ठीक है, और लोकसभा के लिए ही बनती है। क्या बनती है? लोकसभा के लिए ही बनती है, और लोकसभा के सदस्य ही इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? तो इसका गठन वास्तव में लोकसभा की सिफारिश पर हुआ, और इसका गठन सिर्फ किसके लिए किया जाता है? लोकसभा के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें अब इसमें, अगर हम सदस्यों की बात करें कि सदस्यों की संख्या कितनी रहती है, यानी कि कुल सदस्य संख्या इसमें 30 रहती है। किसकी रहती है? 30। और ये 30 भी कहां से आते हैं? ये 30 भी लोकसभा से ही आते हैं, यानी कि लोकसभा के ही क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगला फैक्ट लिखिएगा कि संसदों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, या उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, या राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है, उसी प्रकार होता है ना। ठीक है, तो बताइएगा किसके द्वारा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा 1 वर्ष के लिए लिखना है। लिखिएगा, सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। पॉइंट क्लियर है? इसको अंडरलाइन करिएगा। इसका चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जिसने राष्ट्रपति वाली वीडियो नहीं देखी है, या उपराष्ट्रपति वीडियो नहीं देखी है, राज्यसभा वाली नहीं देखी है, तो वह राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने विस्तृत रूप से एकल संक्रमणीय और अनुपातिक, ठीक है, प्रतिनिधित्व पद्धति बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, अब एक चीज और इससे पूछी जाती है कि कितने समय के लिए इनका चुनाव होता है। तो 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए क्या होता है? इनका चुनाव होता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। अगला फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर्वप्रथम सबसे पहले इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में गया, है ना। इनका जो गठन होता है वह किसके बाद होता है? ये आपको निष्कर्ष के बुक में पूछा जा सकता है, तो कोमा लगा के लिखिएगा। इनका गठन बजट को अंडरलाइन करना है। बजट प्रस्तुत होने के बाद होता है। बजट प्रस्तुत होने के बाद होता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि सर्वप्रथम इसका गठन कब होता? 1950 में हुआ था। और इसका गठन कब होता है? तो बजट जब प्रस्तुत हो जाता है तो उसके बाद होता है। और ये क्या करती है? यह वास्तव में, लिख लीजिएगा, सरकारी अपव्यय, इसको अंडरलाइन करिएगा। सरकारी अपव्यय यानी कि जो ज्यादा व्यय हो रहा है, बेकार व्यय हो रहा है, उसको रोकने की सिफारिश करती है। अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसका एक नाम है, और इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं। इसे वास्तव में स्थायी मध्यवर्ती समिति भी कहा जाता है। इसे स्थायी मध्यवर्ती समिति भी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी मध्यवर्ती समिति किसको कहा जाता है? तो स्थायी समिति को ही कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट? और उसी के अंतर्गत वास्तव में किसको कहा जाता है? वास्तव में
प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसको प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइएगा अगला फैक्ट लिखिएगा, इसके कार्य, है ना, कार्यों पे चर्चा कर लेते हैं। कार्यों से प्रश्न बनता है ना, कार्यों से भी क्या होता है, प्रश्न बनता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्राक्कलन समिति के कार्य, हेडिंग बना लीजिएगा प्राक्कलन समिति के कार्य। तो कार्यों पर चर्चा करते हैं, आइएगा देखिएगा समझिएगा। कार्य क्या है, बस वित्त से संबंधित है। तो बजट से आपने भी देखा कि बजट का क्या करता है, बजट में जो अपव्यय होता है उसको रोकने की, उसके बाद ही हो रही है ना, उसके बाद ही बनाई जाती है। तो लिखिएगा कि बजट का अनुमान लगाना, पहला पॉइंट लिखिएगा बजट का अनुमान लगाना। दूसरा क्या होगा, दूसरा कोमा लगा के लिखिएगा मित व्यतिता करना, किसमें, बजट में। और संगठन में सुधार करना, किसके संगठन में, बजट के संगठन में सुधार करना। और कार्य कुशलता करना तथा प्रशासनिक सुधार करना। तथा करके लिखिएगा प्रशासनिक सुधार करना, सुधार करना। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। दूसरा कार्य क्या है इसका, दूसरा कार्य है, ये आपको निष्कर्ष में मिलेंगे भाई। इसके कार्य आपको कथन दे दिया जाएगा कि प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित कार्य हैं, इन पर विचार कीजिए, इन पर विचार कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से कोई गलत रहेगा तो आपको गलत पर क्लिक करना है। गलत पूछा गया तो गलत पर क्लिक करना है, और सही पूछे गए तो 1 2 3 सही है ना। आइएगा तो अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो प्रशासन होता है, प्रशासन में कुशलता लानी तथा मितव्ययिता लाने के लिए, लिख लीजिएगा, लाने के लिए वैकल्पिक है ना, वैकल्पिक नीति की, इसको अंडरलाइन करिएगा, की सिफारिश करना। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब तीसरा फैक्ट लिखिएगा, तीसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात की जांच करना, इस बात की जांच करना कि क्या बजट अनुमान की नीतियों के अनुसार धन को अंडरलाइन करिएगा, धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, लगाया गया है या नहीं। चौथा पॉइंट लिखिएगा कार्य। चौथा कार्य क्या होता है इसका, कि जो बजट है, बजट अनुमान किस रूप में संसद में या संसद के समक्ष पेश किया जाए, इसकी सिफारिश करना, इसकी सिफारिश करना। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि बजट का अनुमान लगाना, सबसे बड़ा कार्य तो बजट का अनुमान लगाना, उसमें वित्तीय व्यवस्था होना या उसके सुधार में संगठन करना या कार्य कुशलता करना या प्रशासनिक सुधार करना उस बजट में, ठीक है। और प्रशासन की कुशलता तथा वित्तीय व्यक्ति को लाने के लिए वैकल्पिक नीति की सिफारिश करना। और चौथा तो तीसरा तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात की जांच करना क्या बजट अनुमान की नीतियों के अनुसार धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं लगाया गया है।
है ना। और बजट के अनुमान किस रूप में संसद में, यानी कि किस रूप में संसद के समक्ष पेश किया जाए, वह भी सिफारिश कौन करता है, वह भी सिफारिश प्रकलन समिति ही करती है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिएगा अगला हेडिंग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति। कौन सी, लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रकलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। आपको बताएंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी वित्त से संबंधित है। आइएगा हेडिंग बना लीजिएगा, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। एक मिनट होल्ड करिएगा, हम पानी पी लेते हैं। तो लोक लेखा समिति से क्या प्रश्न बनता है, देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी थी समिति, तो प्रकलन समिति थी। सबसे पुरानी अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पुरानी कौन सी है, लोक लेखा समिति है। आइएगा लिखिएगा इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति है। अगली लाइन से लिखिएगा कि इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन 1921 में किया गया। अगर अगला फैक्ट आपसे पूछा जाए कि कुल सदस्य कितने होते हैं, यानी कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। अब ये 22 सदस्य बिल्कुल ध्यान समझना है, 22 सदस्य, पहले तो कुल 15 ही थे, पहले कुल 15, चलो वो नोट करके लिखवा देंगे। आप 22 सदस्य कैसे कैसे आ रहे हैं, प्रश्न बनेगा, इंपोर्टेंट है। यानी कि कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और 7 कहां से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। आप नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा, इसके सामने ही नोट करके ये लिखना है कि 1954 और 55 से 1954-55 तक इसकी संख्या कितनी थी भाई, 15 सदस्य। पहले कितने थे, 15 सदस्य थे, लेकिन अब कितने हैं, 22 सदस्य हैं। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। अब अगला ही फैक्ट इससे क्या पूछता है, अगला ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद, इसका चुनाव, यानी कि जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो इनका भी चुनाव कैसे होता है, वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है। तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। लेकिन प्रश्न यहां पर डीपली कैसे पूछा जाएगा कि किन सदस्यों का, क्योंकि भैया आप समझिएगा कि लोकसभा से भी आ रहे हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से कितने आ रहे हैं, 7 सदस्य आ रहे हैं। लेकिन जो एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, उसके द्वारा कौन से आ रहे हैं, राज्यसभा के आ रहे हैं कि लोकसभा के आ रहे हैं, यह प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो कैसे आते हैं, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत आते हैं। जबकि राज्यसभा के जो आएंगे, यहां पर लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा से कैसे आते हैं, उन्हें, उनका जो नाम आता है वह निर्दिष्ट आता है। क्या आता है, निर्दिष्ट आता है ना। तो यानी कि नाम कर दिया जाता है, निर्दिष्ट उनको लाया जाता है। अगला फैक्ट लिखिएगा इसी के अंतर्गत। अगला फैक्ट क्या है कि जो ये राज्यसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा, अब उसमें कोई मंत्री तो नहीं है भाई, उनमें कोई मंत्री तो नहीं है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता।
है ना, मंत्री को सदस्य किसका, लोक लेखा समिति का नहीं बनाया जाता। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट इसका क्या होता है कि जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इसका अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लिख लीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष को मनोनीत करता है। पॉइंट क्लियर है। अगला फैक्ट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा 1967 को अंडरलाइन करना है, से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष, इसको अंडरलाइन करिएगा, का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को, इसको अंडरलाइन करना है, को बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहता है, कोमा लगा के लिख लीजिएगा या अगली लाइन से लिख लीजिएगा, जो अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, लिख लीजिएगा कार्यकाल, वह 1 वर्ष का होता है। किसका होता है, 1 वर्ष का, है ना। आ रही बात समझ में, तो 1 वर्ष का अध्यक्ष का कार्यकाल हो रहा है तो समिति का भी 1 वर्ष का ही हो रहा होगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चलिएगा। अब अगला फैक्ट समझिएगा, नोट, आप इसे चलो कार्य लिखो, हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्य में करा देंगे उसको, आ जाएगा। हेडिंग बना लीजिएगा लोक लेखा समिति के कार्य, हेडिंग बना लीजिएगा लोक लेखा समिति के कार्य। तो पहला कार्य क्या है इसका, लिखिएगा जो भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर पॉइंट। दूसरा कार्य क्या है इसका, दूसरा कार्य है कि जो भारत सरकार के विनियोग को अंडरलाइन करिएगा, है ना, तोड़ना जोड़ना, विनियोग तथा, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, वित्तीय संबंधित, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, वित्त संबंधित लेखाओं की जांच करना, लेखाओं की जांच करना। पॉइंट क्लियर है। विनियोग तथा किसके, भारत सरकार की, यानी केंद्र सरकार की बात हो रही है, केंद्र सरकार के विनियोग यानी कि उनको योगों को जोड़ना और तोड़ना, तथा ठीक है, और वित्तीय संबंधित लेखाओं की क्या करना, जांच करना। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब तीसरा फैक्ट जो बनेगा आपका, तीसरा लिखिएगा कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, अब जो बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, किसी सेवा पर अतिरिक्त धनराशि को अंडरलाइन करिएगा, व्यय किए जाने पर उसके, जब बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, कारणों की जांच करना तथा लिखिएगा, तथा उसके संबंध में उचित सिफारिश करना। चौथा कार्य क्या है इसका, लिखिएगा, चौथा कार्य क्या है कि
वित्तीय किसी वित्तीय मामलों में अपव्यय हो गया है, कोई पैसा खर्च ज्यादा हो गया है ना, उचित नहीं हुआ, तो अपव्यय, अकुशलता, अकुशलता या भ्रष्टाचार, इनको अंडरलाइन करना है, अकुशलता, भ्रष्टाचार, अपव्यय की जांच करना तथा उसके संबंध में, है ना, की जांच करना। अब इसमें आप ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लीजिएगा, आम व्ययों पर लिख लीजिएगा, आम व्ययों पर निगरानी रखना, कोई ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहा है या कम खर्च तो नहीं कर रहा है ना, निगरानी करना। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब आप नोट करके लिखिएगा, है ना, नोट करके लिखिएगा कि प्रकलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करके, ये नोट आपके लिए रामबाण होंगे परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। लिखिएगा कि प्रकलन समिति के साथ मिलकर जब बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण या नियंत्रक सुनिश्चित करना, है ना, यानी कि सुनिश्चित करती है, ऐसे करके लिखिएगा, सुनिश्चित करती है। इसी कारण, अब लिखिएगा, इसी कारण प्रकलन समिति की करेगा कि जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे इन्वर्टेड कोमास में लिखिएगा, प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसी में ही आप नोट में ही लिखिएगा, है ना, नोट में ही एक फैक्ट और लिख लीजिएगा आप कि समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष, इसको अंडरलाइन करिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को क्या करती है, सौंपती है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी क्या थी, लोक लेखा समिति थी। यहां से प्रश्न बनता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकलन समिति भी और लोक लेखा समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं। इनको आपको एक एक फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और फिर लिखना है। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, दूसरी जो वित्तीय समिति आएगी, सॉरी तीसरी जो वित्तीय समिति आएगी, है ना, वह कौन सी होगी भाई, वह वास्तव में लोक उपक्रम समिति होगी। लोक उपक्रम समिति, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सरकारी उपक्रम समिति भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा आप, हेडिंग बना लीजिएगा तीसरी कि लोक, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सरकारी, ब्रैकेट बंद, उपक्रम समिति। उपक्रम समिति बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इसमें क्या होगा, जो सरकारी कंपनी है उनके बारे में बात होगी। अब देखिएगा, लिखिएगा आप, पहला फैक्ट तो ये लिखिएगा कि इसका गठन कब हुआ, तो गठन 1964 में हुआ। ठीक है, गठन का श्रेय किसको जाता है, तो गठन का श्रेय जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे श्री GV मालवलंकर, ठीक है, उनको जाता है। ये कौन थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला ही फैक्ट आपसे ये पूछा जाता है कि इसके सदस्य कितने होते हैं, तो कुल
कुल सदस्य भी आपसे पूछ ली जाती है संख्या। तो कुल जो सदस्य होते हैं इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22। अब ये 22 भी कैसे आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण बनेगा। तो देखिएगा जो ये 22 सदस्य हैं, ये 22 सदस्यों में से 15 जो सदस्य हैं वह कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। कैसे आते हैं? लोकसभा से। और जो 7 सदस्य हैं वो 7 सदस्य कहां से आते हैं? वह राज्यसभा से आते हैं। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा ये बनेगा कि भैया लोकसभा से जो सदस्य आते हैं वह किस प्रकार आते हैं और जो राज्यसभा से आते हैं वह किस प्रकार आते हैं। तो सेम कंडीशन वही है, ये वास्तव में एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत आते हैं। जबकि जो राज्यसभा के होते हैं तो राज्यसभा के कैसे आते हैं? ये विनिर्दिष्ट आते हैं, विनिर्दिष्ट आते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब अगला ही फैक्ट इसमें क्या बनेगा? अगला फैक्ट ये बनेगा कि इनका जो कार्यकाल है वह कितना है। तो इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का निश्चित है। इसलिए तो स्थायी किसमें आती है? स्थायी समिति के तहत आती है ना? आ रही है बात समझ में? चलेगा। अब हाँ, कार्य हेडिंग बना लीजिएगा। कार्य, इनके कार्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा कार्य। तो कार्य में पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो हमारे भारत का नियंत्रक है ना, हमारे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कैग जिसको बोलते हैं, कैग के द्वारा सरकारी उपक्रम समुचित के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। जांच करना। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा ही फैक्ट लिखिएगा। दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस बात का पता लगाना या पता करना कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित जो बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, व्यापारिक सिद्धांतों इसको अंडरलाइन करिएगा के तहत सदन के पटल पर रखे जाते हैं। कोमा लगा के लिखिएगा। समिति अपनी रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है भाई? अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को क्या करते हैं? सौंपती है। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी कि सरकारी इस बात का पता करना कि क्या सरकारी उपक्रम है ना, उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांत, एक चीज और नोट कर लीजिएगा है ना, कि के तहत पटल पर रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। इसको जो है आप इस तरह से लिखिएगा है ना, इस फैक्ट को आप इस तरह से लिखिएगा, दूसरे फैक्ट को इसको ऐसे लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ऐसे आप करके लिखिएगा है ना। दूसरा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इस तरह से लिखना है कि इस बात का पता करना कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित, जो बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण, इसको अंडरलाइन करिएगा, विवेकपूर्ण
वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार परीक्षाओं में कथन व निष्कर्ष के रूप में पूछ लिया जाता है। तीसरा फैक्ट लिखिएगा, कार्य में पहला, दूसरा और तीसरा फैक्ट लिखिएगा। तीसरा आप ऐसे लिखना है कि लोकसभा के नियमों में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों इसको अंडरलाइन करिएगा, और लेखाओं यानी कि कामकाज का जो होता है, लेखाओं की जांच करना। और चौथा आपका फिर से बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। चौथा लिखिएगा कि सरकारी कंपनी के लेखाओं की जांच करना। कोमा लगा के लिखिएगा, लेखा कंपनी अधिनियम, इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखिएगा, लेखा कंपनी अधिनियम के तहत सदन के पटल पर रखे जाते हैं। कोमा लगा के लिखिएगा कि समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष, इसको अंडरलाइन करिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये आपके चार कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर निष्कर्ष के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। अब आप एक चीज लोक उपक्रम समिति के तहत ये एक नोट करके लिखिएगा, है ना, नोट करके लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नोट आपके लिए। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये नोट्स आपके लिए रामबाण है, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। चलिएगा, तो नोट करके लिखना है, चलिए नोट करके लिखिएगा, ये तीनों की तीनों जो भी हमने अभी तीनों पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी है भाई, कौन कौन सी पढ़ी है? चलेगा, हाँ, कौन कौन सी? एक तो आपकी प्रकलन समिति, दूसरी कौन सी पढ़ी हमने? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और तीसरी कौन सी पढ़ी है? लोक या फिर सरकारी, इसको बोलते हैं सरकारी उपक्रम समिति। ये वास्तव में यहां पर आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, ऐसे, ये तीनों की तीनों संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य करती है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो पॉइंट क्लियर है कि संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखती है। अब एक चीज और समझिएगा, अभी तक तो हमने क्या पढ़ी? वित्तीय समितियां पढ़ी हैं। अब दूसरी क्या बनेगी? हेडिंग डाल लीजिएगा, विषयगत या विभागीय समिति। क्या बनेगा? दूसरा हेडिंग लिखिएगा, विषयगत या फिर विभागीय, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, समिति, है ना। यहां से भी प्रश्न बनता है, तो लिखिएगा, ये भी लोकसभा की सिफारिश पर ही हुआ था, लिख लीजिएगा, लोकसभा ने
सिफारिश की, तब इसका निर्माण हुआ। अब कब हुआ तो लिख लीजिएगा 1989। ठीक है, कोमा लगा के लिखिएगा, जिसके अनुसरण से 3 समितियां, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिखिएगा 3 समितियां। ठीक है, 3 को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, 3 समितियां कौन कौन सी भाई, लिख लीजिएगा। पहली है कृषि समिति, दूसरी है पर्यावरण व वन समिति, और तीसरी है विज्ञान व प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी समिति। ठीक है, तो हुआ क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। लोकसभा की सिफारिश पर 1989 में क्या किया गया, इस पर अनुसरण किया गया, जिसके कारण 3 समितियों का निर्माण किया गया। 3 समिति कौन कौन सी थी, कृषि समिति, पर्यावरण व वन समिति और विज्ञान व प्रौद्योगिकी समिति। क्लियर पॉइंट, बात समझ में आ रही है, चलेगा। अब आप इसमें ही अगला पॉइंट लिखिएगा, ये पॉइंट क्या बनेगा, चलेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा कि नियम समिति ने पुनः करिएगा, क्योंकि 3 तो बन चुकी हैं, पुनः सिफारिश की कब, 1991 में, है ना, कब की, 1991 में की सरकारी सभी विभागों के लिए क्या हो भाई, विभागीय समिति हो, विभागीय समितियों की स्थापना करें। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसके अनुसरण के साथ, यानी कि 1991 में जो क्या कहा गया कि जितनी भी सरकारी विभाग हैं उनकी क्या होनी चाहिए, समिति होनी चाहिए। तो इसके अनुसरण के अनुसार लिखिएगा, जिसके अनुसरण से, इसको अंडरलाइन करिएगा, 17 कितनी, 17 स्थायी संसदीय समितियों का गठन किया। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। जो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 12 अप्रैल, इसको अंडरलाइन करिएगा, 12 अप्रैल 1993 से कार्य करने लगी। इस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार नई समितियां या नई समिति प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इसको अंडरलाइन करिएगा लाइन को, इस प्रकार नई समिति प्रणाली, इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी कर लीजिएगा, समिति प्रणाली का आरंभ किया गया। अगला फैक्ट लिखिएगा इसी में ही कि 2004 में क्या हुआ, 2004 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 24 कर दी। कितनी कर दी, 24 को अंडरलाइन करिएगा। अब 24 भी किस प्रकार है, वो भी फैक्ट्स पूछ लिया जाता है। तो 24 जो है समझिएगा, 16 जो समितियां हैं, 16 समितियों किसके लिए बनाई गई, लोकसभा की थी। 16 समिति किसकी थी, लोकसभा की। कितनी बची, 8 बची भाई, 8 राज्यसभा की थी, 8 राज्यसभा की थी। पॉइंट क्लियर है। आप नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा, कि प्रत्येक समिति में कुल सदस्य जो होते हैं वे कितने होते हैं, 31 होते हैं। सॉरी 30 लिख दिया हमने, 31 होते हैं। ठीक है, अब ये 31 जो है ये किस प्रकार आते हैं, अंतर को समझिएगा।
21 तो आते हैं लोकसभा से और 10 कहां से आते हैं? 10 आते हैं राज्यसभा से। माइनर अंतर है, समझिएगा। 2004 में क्या किया गया? 2004 में विषयगत जो विभागीय समिति थी उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? उनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई, है ना। अब 24 जो समितियां थी वह किस प्रकार थी? तो जो 16 समितियां थी वो लोकसभा की थी और जो 8 समितियां थी वह राज्यसभा की थी। अब प्रश्न ये बनता है कि जो समिति बनी है ये 24, इन 24 समितियों में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रत्येक समिति में 31 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और वो 31 सदस्य कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार आते हैं? तो वह सदस्य वास्तव में 21 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से, और 10 सदस्य कहां से आते हैं? राज्यसभा से। पॉइंट क्लियर है? अब हेडिंग बना लीजिएगा, विषयगत या विभागीय समिति के कार्य, है ना। हेडिंग बना लीजिएगा, विषयगत या फिर विभागीय समिति के कार्य। कार्यों से भी प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइएगा। ठीक, चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, कार्य किसके? विषयगत या फिर विभागीय समिति के। तो पहला ही कार्य क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, जब विभाग से संबंधित है या किसी मंत्रालय से संबंधित है तो पहला ही पॉइंट क्या बनेगा? लिखिएगा, जो समिति जिस विभाग से संबंधित है, तो ऐसे करके लिखिएगा कि संबंधित विभाग या फिर मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार कर रिपोर्ट देना। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा कार्य लिखिएगा, ये पहला था, दूसरा कार्य लिखिएगा। दूसरा कार्य क्या बनेगा कि जो संबंधित विभागों के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना। वार्षिक रिपोर्ट भी तो आती है ना विभाग की, कि भैया आपने क्या कार्य किया, कितना खर्च हुआ, कितना लेन देन हुआ, क्या क्या आपने कार्य किए, है ना, तो उस पर विचार करना। तीसरा फैक्ट लिखिएगा, तीसरा कार्य क्या बना? तीसरा कार्य ये बना कि संबंधित विभागों के, जब बोलेंगे उसको अंडरलाइन करिएगा, सॉरी, ऐसे विधायकों, जो विधेयक होते हैं, ऐसे विधेयकों पर विचार करना जो अध्यक्ष या सभापति द्वारा सौंपे जाए। जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा सौंपे गए। क्या हो? सौंपे गए। पॉइंट क्लियर है? चौथा पॉइंट लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो सरकारी या सरकार की करिएगा, सरकार की दीर्घकालीन नीतियां, इसको अंडरलाइन करिएगा, दीर्घकालिक नीतियां या नीतियों करो, इसको अंडरलाइन करेगा, दीर्घकालिक नीतियों पर विचार करना। क्या करना? विचार करना की करेगा, विचार करना कि विचार करना, है ना, दीर्घकालिक समितियों पर विचार करना कि ये समितियां, ऐसे करके लिखिएगा, ये सब ठीक रहेंगे, ये समितियां प्रतिदिन, इसको अंडरलाइन करिएगा, प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करती, विचार नहीं करती है। इसको अंडरलाइन करिएगा,
प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करती है। पॉइंट क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब तीसरी जांच समिति है। आज जांच समिति तक ही पढ़ लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है, ठीक है। आइएगा, हमने पहले ही बोला था कि आज 3 समितियां आपको पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। 2 समितियां रह जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा जांच समिति, सी। कौन सी है? जांच समिति। तो जांच समिति क्या कह रही है भाई? भाई किसी भी मतलब विभाग की जांच करना है ना, किसी यानी कि संसद क्या कर देती है कि किसी भी कार्य की जांच करने के लिए एक समिति बना देती है, उसी हम क्या कहते हैं? जांच समिति कहते हैं। तो इसमें ऐसे करके लिखिएगा, ये वास्तव में प्रश्न यहाँ से जो बनता है वो ये बनता है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो लिख लीजिएगा, प्रकार 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। पहले लिखिएगा कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषाधिकार समिति। प्रश्न ये बनेगा, विशेषाधिकार समिति किसके तहत आती है? तो जांच समिति के तहत आती है। और दूसरी कौन सी बनेगी? दूसरी बनेगी याचिका समिति। दूसरी कौन सी बनेगी? याचिका समिति बनेगी। तो विशेषाधिकार समिति में लिखिएगा कि कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना किसका कार्य है? विशेषाधिकार समिति का कार्य है ना। तो कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि समिति विशेषाधिकारों के उल्लंघन को अंडरलाइन करिएगा, उल्लंघन के मामलों की जांच करती है ना, उल्लंघनों की जांच करती है। और ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों सदनों में गठन किया जाता है, यानी कि दोनों सदनों में इसका गठन किया जाता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अब याचिका समिति क्या होती है, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा कि जो सदन है, सदन के पास जनता द्वारा सामान्य हित के विषय से संबंधित याचिकाएं, यहां पर लिख लीजिएगा, संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। और इन याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति की नियुक्ति की जाती है। अब इसमें ही फैक्ट लिखिएगा आप कि जो जांच समिति है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कौन कौन से सदन में होती है, तो लिख लीजिएगा दोनों सदनों में गठित होती है। दोनों सदनों में क्या होती है? गठित होती है। अगला फैक्ट लिखिएगा इसमें कि आपसे ये पूछा जाता है कि याचिका समिति के सदस्य क्या हैं। अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में कितने सदस्य रहेंगे याचिका समिति के? तो 15 सदस्य रहेंगे। अगर हम बात करें कि राज्यसभा में कितने सदस्य रहेंगे, राज्यसभा में याचिका समिति के कितने सदस्य रहेंगे? तो 10 सदस्य रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आज 3 समितियां हम पढ़ चुके हैं,
है ना। कौन कौन सी समिति आज हमने पढ़ी है? एक तो स्थायी समिति हमने पढ़ ली है ना। स्थायी समिति के अंतर्गत ही किसको पढ़ा है? वित्तीय समिति को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? वित्तीय समिति को पढ़ा है, विषयगत समिति को पढ़ा है और जांच समिति को पढ़ा है। क्लियर है पॉइंट? 3 समितियां कौन कौन सी पढ़ी है हमने? वित्तीय समिति, विषयगत जिसको हम क्या कहते हैं? विभागीय समिति कहते हैं, और तीसरी जांच समिति को पढ़ा है। क्लियर पॉइंट? अब वित्तीय समिति के अंतर्गत हमने 3 समितियों को पढ़ा है। किन किन को पढ़ा है? प्राक्कलन समिति को पढ़ा है, लोक लेखा समिति को पढ़ा है और लोक या फिर सरकारी उपक्रम समिति को पढ़ा है। पॉइंट क्लियर है? आ रही बात समझ में? और उसके बाद में हमने जो पढ़ी है विषयगत समिति पढ़ी है और जांच समिति पढ़ी है। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको कल प्राप्त होगा। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? कब प्राप्त होगा? कल प्राप्त होगा। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है? थैंक यू।